नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड स्पेशल बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। चमोली में सचिव पेयजल शैलेश बगोली ने बुधवार को विकास खंड गैरसेन की सारिगवाड़ पेयजल योजना और भैंसवा डायरेन पेयजल योजना का निरीक्षण किया। वहीं इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों के साथ संवाद भी किया। बता दें कि ग्रामीणों द्वारा सभी घरों में कनेक्शन और पेयजल सुचारू बताया गया। वहीं सचिव शैलेश बगोली ने ग्राम समिति से एक फिटर नियुक्त कर योजना को हस्तांतरित करने के साथ ही रखरखाव करने के लिए लोगों को प्रेरित किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने 2 दिवसीय गैरसेन दौरे पर आज प्रातःकाल विधानसभा भराड़ीसैन में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया है। भराड़ीसैन में रात्रि विश्राम करने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज मॉर्निंग वॉक के जरिए स्थानीय लोगों से मेल मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों का निरीक्षण भी किया। इस मौके पर सीएम ने अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने और गुणवत्तापूर्ण कार्य पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार भराड़ीसैन क्षेत्र में सड़क और हवाई कनेक्टिविटी को सुधारने का प्रयास कर रही है। सरकार गैरसेन के सर्वांगीण विकास के लिए रोड मैप के साथ काम कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीते दिन विधानसभा परिसर भराड़ीसैन में समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेते हुए विभागीय कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनपद चमोली को एक स्वच्छ और आदर्श जनपद के रूप में विकसित किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनपद चमोली में बद्रीनाथ, हेमकुंड, गोपीनाथ समेत अनेक देवस्थल मौजूद हैं। देश का प्रथम गांव माना भी चमोली में ही है। इस सीमांत जनपद को स्वच्छ बनाना हम सबका नैतिक दायित्व है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनपद चमोली से बहने वाली सभी नदियों को स्वच्छ रखा जाए। नदियों में जाने वाले कूड़ा, करकट और गंदे नालों का ट्रीटमेंट किया जाए। नदी किनारे लोगों को जागरूक किया जाए। उत्तराखंड सरकार प्रदेश में हेली कनेक्टिविटी को बढ़ाए जाने पर विशेष जोर दे रही है। इसी क्रम में राज्य स्थापना दिवस से ठीक पहले 7 नवंबर को देहरादून से जोशियाड़ा, उत्तरकाशी और देहरादून से गौचर चमोली के लिए हेली सेवाओं को भी शुरू किया था। वहीं अब नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण यूकाडा प्रदेश के 4 प्रमुख शहरों के लिए हेली सेवाओं का संचालन शुरू करने जा रहे हैं। इसके लिए यूकाडा ने तैयारियां भी शुरू कर दी है। बता दें कि भारत सरकार की उड़ान योजना के तहत प्रदेश के 4 प्रमुख शहरों बागेश्वर, नैनीताल, मसूरी और हरिद्वार को हेली सेवाओं से जोड़ा जाएगा। यूकाडा का मानना है कि प्रदेश के इन प्रमुख शहरों के लिए हेली सेवाएं शुरू होने के बाद न सिर्फ स्थानीय लोगों को फायदा मिलेगा बल्कि पर्यटकों को भी इसका फायदा होगा। ये सभी हेली सेवाएं प्राइवेट ऑपरेटर के जरिए संचालित की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भराड़ीसैन में पलायन आयोग और भू कानून को लेकर बड़ी बैठक की है, जिसमें कई विषयों पर चर्चा की गई। बैठक को लेकर भाजपा विधायक विनोद चमोली का कहना है कि उत्तराखंड में पलायन को लेकर सरकार गंभीर है और त्रिवेंद्र सरकार में पलायन आयोग को गठन किया गया था और सरकार लगातार इस पर काम कर रही है। सीएम धामी ने पलायन आयोग को लेकर भराड़ीसैन में समीक्षा बैठक की, जिसमें कार्यों को लेकर चर्चा की गई। साथ ही बीते दिनों में हुए सबसे बड़े प्रवासी सम्मेलन में संदेश दिया गया कि रिवर्स पलायन की ओर बढ़ें। उन्होंने कहा कि सीएम धामी स्पष्ट कर चुके हैं कि जल्द ही प्रदेश में सख्त भू कानून लाया जाएगा। देखिए, बात संदेश की नहीं है, बात हमारी नियत की है और नीतियों की है। 3 विषय एक साथ जुड़े हैं। पहला विषय पलायन आयोग। भारतीय जनता पार्टी की त्रिवेंद्र जी की सरकार ने पलायन आयोग बनाया था और पलायन आयोग पे पूरे जिलों का हमने ब्यौरा तैयार किया और उसकी सिफारिश के अनुसार हम आगे काम कर रहे हैं। जैसे हमने ग्रोथ सेंटर बनाने का काम किया। 90 से ऊपर ग्रोथ सेंटर पूरे प्रदेश में संचालित होने, जिसमें 70 से ऊपर चल रहे हैं। इसी तरह जैसे हमने होम स्टे का काम को आगे बढ़ाया, 4,000 से ऊपर होम स्टे हमारे यहाँ पर बने। तो पलायन आयोग ने जो भी उसके ऑब्जर्वेशन है और उसके बाद जो उसने सिफारिशें की हैं, उन सिफारिशों को हम धरातल पर ला रहे हैं और आज भराड़ीसैन में बैठकर हम फिर पलायन आयोग की समीक्षा कर रहे हैं कि अगर उसमें कितना काम हम कर चुके हैं, कितना काम आगे हमको करना है।
और उसके साथ साथ हमने अपनी प्रतिबद्धता ये भी दिखाई है कि अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने जो प्रवासी उत्तराखंडी हैं उनको लेकर यहाँ पर एक बड़ा सम्मेलन किया और सबसे अपील की है कि सब लोग रिवर्स पलायन की ओर चलें, अपने घरों को संरक्षित करें। और आपने देखा होगा, देखिए हमारे कितने बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने 9 तारीख को भी अपने उद्बोधन में भी रिवर्स पलायन की बात की। उत्तराखंडियों से अपील की भी आप जाएं और अपने घर कूड़ी को ठीक करें। यहाँ के मिलेट्स पर बात की, यहाँ के वोकल फॉर लोकल पर बात की, तो हम उस ओर आगे बढ़ रहे हैं। आज भराड़ी शहर में बैठकर उसकी समीक्षा हो रही है। दूसरा विषय है आपका भू कानून का। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट तौर पर 9 तारीख को भी घोषणा की है कि बहुत जल्दी हम सख्त भू कानून लेकर आने वाले हैं। और पहला भी जो सबसे सख्त भू कानून था वो माननीय खंडूड़ी जी के नेतृत्व में जो मुख्यमंत्री थे उनके द्वारा लाया गया था। भू कानून तिवारी द्वारा बनाया गया था, लेकिन उससे भी सख्त अगर भू कानून किसने आगे बढ़ाया था तो माननीय खंडूड़ी जी ने बनाया था। और हम लोगों ने ये कमिटमेंट किया है प्रदेश की जनता से कि हम बहुत ही जल्दी और सख्त भू कानून लेकर आने वाले हैं और आज उसको लेकर भी वहाँ पर बैठक होने जा रही है। तो हमारी प्रतिबद्धता स्पष्ट दिखती है कि हम एक सख्त भू कानून लेकर प्रदेश में आने जा रहे हैं। और तीसरी बात है भराड़ी शहर गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने किया और आज वहाँ बैठकर हम पहाड़ के 2 प्रमुख मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं, भू कानून पर और आपके पलायन पर। तो हमारी जो प्रतिबद्धता पहाड़ के विकास के प्रति है, पहाड़ के लोगों के प्रति है, जो उत्तराखंडियत की बात यहाँ पर की जाती है, उसके प्रति जो हमारा समर्पण है, जो हमारा कमिटमेंट है, आज वो दिखाई पड़ रहा है और मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा जमीनों की जांच के निर्देश के बाद उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में बाहरी लोगों के द्वारा जमीन खरीद फरोख्त में विवाद के मामले सामने आ रहे हैं। वहीं अल्मोड़ा जिले में हवलबाग, लमगड़ा, रानीखेत, सल्ट, स्यालदे, द्वाराहाट ब्लॉकों में जमीनों का घालमेल हुआ है, जिस पर जिला प्रशासन ने नकेल कसना शुरू कर दिया है। बता दें कि जिला अधिकारी अल्मोड़ा द्वारा जमीन खरीद फरोख्त के मामले की जांच के बाद जनपद में 23 मामलों में उल्लंघन पाया गया है, जिसमें 11 मामलों पर नोटिस जारी किए गए हैं और 5 मामलों की जांच के जमीन जब्ती कर रेवेन्यू विभाग में चिन्हित किए गए हैं। जमीनों में लमगड़ा में फिल्म एक्टर मनोज बाजपेयी का नाम चर्चा में आने से मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। जिलाधिकारी आलोक कुमार पांडे ने कहा कि जमीन की जांच गहनता से करने के बाद सभी पर आवश्यक कार्यवाही की जारी है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभियान चला रखा है कि जहाँ भी जो उत्तराखंड भू कानून का उल्लंघन हुआ है जमींदारी विनाश अधिनियम में, जैसा कि पहले था कि उत्तराखंड के मूल निवासियों के अतिरिक्त किसी को भी 250 मीटर तक जमीन क्रय करने की परमिशन होती है। कुछ लोगों ने क्या किया कि अलग अलग नामों से अपने परिवार में पति पत्नी ने भी खरीद लिया, जबकि उसमें विवाहित शब्द है, तो उसका उल्लंघन किया है। 7 मामले ऐसे आए हैं और पूरे जनपद में उन्होंने जाँच कराई। अब तक 23 मामले जो है आ चुके हैं। 8 मामले हम लोगों ने विभिन्न न्यायालयों में किए और 2 मामले जो मुंबई के एक मामला काफ़ी बड़ा 108 नाली का था, उसको राज्य सरकार के पोजीशन में भी ले लिया है। जहाँ तक मनोज बाजपेयी जी का प्रश्न है, तो इन्होंने लमगड़ा में 15 नाली का ज़मीन 2021 में लिया था मेडिटेशन और उस योगा सेंटर के लिए, जिस पे काम नहीं हुआ है, उनको नोटिस जारी किया गया है और अन्य जितने भी आए हैं उनको नोटिस जारी किया गया है। अगर नोटिस से संतुष्ट नहीं हुआ जाए, अगर एसडीएम होते हैं तो फिर 166-67 के अंतर इन पे मुकदमा दर्ज किया जाएगा। उत्तराखंड के अस्पतालों में लगातार डॉक्टरों की कमी सामने आती है, जिससे मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। ऐसे में अब इसका स्वास्थ्य मंत्री ने संज्ञान लिया है। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि जल्द ही प्रदेश भर में 288 डॉक्टरों की नियुक्ति और करने जा रहे हैं। इससे डॉक्टर्स की कमी दूर हो जाएगी। वहीं डॉक्टरों की सुरक्षा व्यवस्था और प्राइवेट प्रैक्टिस को लेकर भी स्वास्थ्य विभाग एक एसओपी लाने जा रहे हैं, जिसमें डॉक्टरों से भी बात की जा रही है। डॉक्टरों की भर्ती अलग से की गई है और वहाँ के लिए अलग से की गई है। अब देख रहे होंगे आप 288 डॉक्टरों की नियुक्ति हम और करने जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि डॉक्टरों का जो बैकलॉग था वो भी अब खत्म हो जाएगा। सर, प्राइवेट प्रैक्टिस भी एक बड़ी समस्या बनी हुई है। डॉक्टर्स की हमेशा सामने आते हैं कि वो प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, इस पर लगाम लगाने के लिए देखिए, ऐसा है कि डॉक्टरों के लिए एक एसओपी जारी हो गया और उस एसओपी में डॉक्टरों के भी सुझाव लिए जाएंगे और नए साल में इसको एक जारी किया जाए। 125 डॉक्टरों को इसका लाभ मिला है, पहले भी एनपीए पहले से ही ले रहे हैं। ऐसे में सर प्राइवेट प्रैक्टिस जो मैंने कहा नहीं कि हम
एक SOP जारी करेंगे। थोड़ा डॉक्टरों से भी सुझाव ले रहे हैं कि क्या क्या हो सकता है, और मुझे लगता है कि सबके विचार के बाद ही इसको जारी किया जाए। सर SOP में रहेगा क्या? आपने देखिए, ऐसा है कि 4-5 चीज़ें उसमें महत्वपूर्ण है। एक तो डॉक्टरों की सुरक्षा भी जरूरी रख रहे हैं हम उसमें। दूसरा यह है कि प्राइवेट प्रैक्टिस जो है कौन कौन कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकते, सारे विचार के बाद ही निर्णय लिया जाए। देहरादून के परेड ग्राउंड में चल रहे 5 दिवसीय युवा महोत्सव में स्पोर्ट्स साइंस पर कार्यशाला का आयोजन किया गया था। कार्यशाला में विशेषज्ञों द्वारा खिलाड़ियों को खेल के प्रति जागरूक किया गया। साथ ही खेल से रोजगार के बढ़ते अवसरों के बारे में जानकारी दी गई। वहीं कार्यशाला में पहुंचे खेल विभाग के विशेष प्रमुख सचिव अमित सिन्हा ने बताया कि कार्यशाला में स्पोर्ट्स कॉलेज के बच्चों के साथ ही कोच भी मौजूद रहे। कार्यशाला के जरिए खिलाड़ियों को अपने भीतर छिपी प्रतिभा को निखारने के साथ ही खेल से रोजगार मिलने वाले लाभ को भी जानकारी दी गई। आपने खुद देखा कितना जोश है बच्चों में, और कोचेस जो आए हुए उनमें, बाहर से जितने खिलाड़ी आए उनमें भी जोश है। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है कि इस सेशन के माध्यम जो आपने देखा, भारत से काफ़ी नामी गिरामी लोग आए हैं जो कि स्पोर्ट्स साइंस पे, फिजियोथेरेपी पे, आज जैसे देखा नेवी से उनके नेवी स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के सेक्रेटरी आए थे। तो ऐसे लोग आके हमारे लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, जिससे कि हमारे लोगों में स्पोर्ट्स के प्रति जो भावना है, वो जो अगर पुरानी ऐसी भावना जिससे कि उनको उनमें डेवलपमेंट नहीं हो रहा, उस भावना को हटाना है और डेवलपमेंट वाली भावना को डालना है। तो इस भावनाओं के लेके ये कॉन्क्लेव हो रहा था, और आज हमारा तीसरा दिन है। 2 दिन और बचे हैं, 2 दिन हमारे और भी गेस्ट आएंगे जिनसे हम लगातार बात करेंगे। उत्तराखंड में भूमि जिहाद और मजार जिहाद के खिलाफ धामी सरकार सक्रियता से अभियान चला रही है। इसके बावजूद ऐसी घटनाएं निरंतर सामने आ रही है। देहरादून के प्रसिद्ध दून स्कूल परिसर में भी कुछ लोगों ने मजार का निर्माण कर लिया। हिंदू संगठनों के विरोध के बाद प्रशासन ने मामला बढ़ने से पहले ही मजार को गिरा दिया। राजधानी दून स्कूल के प्रांगण में अप्रत्याशित रूप से मजार बनने से कई लोग हैरान हैं। इतने प्रतिष्ठित संस्थान में मजार बनने के पीछे की मंशा स्पष्ट नहीं हो पाई है। सूचना मिलने पर DM सविन बंसल ने त्वरित जांच के बाद मजार को ध्वस्त करा दिया। अभी मीडिया के माध्यम से और वहाँ के मुतवल्ली के माध्यम से ये विषय हमारे संज्ञान में भी आया है। इसका परीक्षण करा रहे कि क्या सही है क्या गलत है। जांच के बाद बताएंगे कि क्या परीक्षण। नहीं, वो अलग अलग विषय सामने आ रहे हैं कि मुतवल्ली का कहना है कि इसमें वक्त की संपत्ति है दून स्कूल के अंदर, और वहाँ पे जो मज़ार है वो मौजूद थी। वो मज़ार को शायद क्या कंडीशन है उसके बारे में सारी चर्चा करा रहे हैं कि क्या विषय है। दून किसी के कैंपस के अंदर कोई मामला है तो वहाँ से क्या उन्होंने अगर उसको क्षति पहुँचाई है तो किस ग्राउंड पे पहुँचाई है, और उनका विषय अलग है, वो है भी कि नहीं है, क्या पोजीशन थी, ये सारी चीजें सामने आ जाएंगी तभी इसके ऊपर कुछ। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे, फौरन लौटेंगे। आप बने रहे NB न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ेंगे। देहरादून में तय समय के बाद भी खुल रहे पब और बारों के खिलाफ देर रात ताबड़तोड़ छापेमारी की गई है। देहरादून DM सविन बंसल खुद कार चलाकर कार्रवाई की अगुवाई कर रहे थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। वहीं रात करीब 11 बजे बाद DM टीम के साथ निरीक्षण के लिए निकले। वहीं DM के नेतृत्व में गठित 5 टीमों ने शहर में स्थापित पब बार पर निर्धारित समय के बाद भी संचालन पर छापेमारी की। वहीं DM सविन बंसल ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वाले बार संचालकों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपका जो कंसर्न है वो सही है। जो अंडर एज हमारे कस्टमर्स की भी कंप्लेंट्स काफ़ी ज्ञात हो रही हैं। सो जब ये अभियान इंटेंसिवली और आगे चलता रहेगा सो इसमें कई सारे एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे, इंक्लूडिंग एज, इंक्लूडिंग टाइम परमिशंस, इंक्लूडिंग आईडीज़ ऑफ द एम्प्लॉयज़, और जो स्टॉक रजिस्टर्स हैं जिस स्टॉक के लिए उनको परमिशंस दी गई हैं। सो ये सभी एस्पेक्ट्स हमारे चेकिंग अभियान में आएंगे। और नॉट ओनली पेनल्टी, सो दीज केसेस विल बी डेल्ट विद स्टर्नली, सख्ती से इनको डील किया जाएगा।
चाहे वो लाइसेंस सस्पेंशन हो या कैंसिलेशन हो या FIR हो। 20 नवंबर को केदारनाथ के उपचुनाव की तैयारियों के लिए पुलिस प्रशासन ने भी अपनी कमर कस ली है, जिसके चलते राजधानी देहरादून के पुलिस मुख्यालय में ADG और राज्य पुलिस निर्वाचन नोडल अधिकारी AP अंशुमान की अध्यक्षता में विशेष बैठक हुई। इस बीच ADG AP अंशुमान ने कहा कि हमने जिले की सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट प्लान को पूरा बना लिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि केदारनाथ विधानसभा को हमने 2 जोन और 27 सेक्टर्स में बांटा है, जिसमें 700 अधिकारियों और कर्मचारियों को तैनात किया जाएगा और 3 CPF और PACF की कंपनी को भी लगाया जाएगा। जैसा कि आप अवगत हैं, केदारनाथ निर्वाचन जो है 20 तारीख को, आगामी 20 नवंबर को होना प्रस्तावित है और 23 को मतगणना होगी। तो उस संबंध में पुलिस विभाग की तरफ से जो तैयारियां करनी होती हैं वो हमने पूर्ण कर ली हैं और इस संबंध में हमने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी किया था अभी जिला पुलिस अधीक्षक और अन्य जितने भी हमारे संबंधित पुलिस अधिकारीगण हैं उनके साथ। इसमें हम जो जिले का सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट प्लान बनता है उसको हमने फाइनलाइज कर लिया है और पूरे विधानसभा क्षेत्र को हमने 2 जोन और 27 सेक्टर्स में बांटा है। करीब 700 के आसपास अधिकारी कर्मचारी इसमें डिप्लॉय किए जाएंगे निर्वाचन ड्यूटी में और उसके अलावे हम करीब 3 CAPF की कंपनियां और 1 PAC की कंपनियों को भी यूज़ करेंगे। साथ में जिला पुलिस अधीक्षक को यह निर्देशित कर दिया गया है कि कंट्रोल रूम, स्ट्रांग रूम की सुरक्षा, जो गश्त एवं पेट्रोलिंग है, जो हमारे कैंडिडेट्स हैं उनकी सुरक्षा, ऑब्जर्वर्स की सुरक्षा, इन सब के बारे में जो भी निर्देश हैं वो दे दिए गए हैं और साथ में जो प्रिवेंटिव एक्शंस हैं जिसमें एक वेपन डिपोजिशन की कार्रवाई होती है उसको भी हमने पूर्ण करने के लिए आदेशित कर दिया है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में चल रहे युवा महोत्सव में पूरे प्रदेश के युवा नजर आ रहे हैं और यहां पर हो रहे अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं। इसी बीच देहरादून पुलिस महोत्सव के मंच पर पहुंची और वहां से युवाओं और परिजनों को एक अच्छा संदेश दिया है। इस मौके पर देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने कहा कि युवाओं का महोत्सव है और हाल ही में एक घटना देहरादून में हुई है। इसी को लेकर यहाँ से युवाओं को संदेश दिया गया है कि ओवर स्पीड से ड्राइव ना करें, ड्रिंक करके ड्राइव ना करें और परिवार वालों को भी संदेश दिया गया है कि नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने के लिए ना दें। केदारनाथ उपचुनाव के लिए भाजपा ने अपनी कमर कसनी शुरू कर दी है। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि भाजपा प्रवासी प्रकोष्ठ के माध्यम से पार्टी ने उन मतदाताओं से संपर्क साधा जो दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा में रह रहे हैं। भट्ट ने कहा कि वे स्वयं इन स्थानों पर गए और लोगों से केदारनाथ पहुंचकर मतदान की अपील करके आए हैं। पार्टी ने अब तक ऐसे 2500 प्रवासियों की सूची तैयार की है जो केदारनाथ उपचुनाव में आकर वोट डालेंगे। वहीं महेंद्र भट्ट के मुताबिक ये मतदाता अलग अलग राज्यों से वोट देने आएंगे जो केदारनाथ के वोटर तो हैं लेकिन बाहर रह रहे हैं। देखिए, पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं कि केदारनाथ आपदा के बाद बड़ी संख्या में केदारनाथ का पलायन से लोगों का पलायन हुआ उस क्षेत्र से और उन सब ने ही हमारा हर राज्य के अंदर हमारा अपना उत्तराखंड पार्टी का प्रकोष्ठ है, प्रवासी प्रकोष्ठ, उन प्रकोष्ठों के सब कार्यकर्ताओं से हमने मिलना, क्योंकि हम एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं, सबका सहयोग हम चुनाव में लेते हैं। हम भी अनेकों राज्यों में चुनाव के लिए जाते हैं, तो दिल्ली में हो, लुधियाना हो, चंडीगढ़ हो, हरियाणा हो, इन सब स्थानों के जो अपने प्रवासी उत्तराखंडी कार्यकर्ता हैं उनके साथ मेरा बैठना हुआ और मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ बड़ी संख्या में, क्योंकि बाई इलेक्शन का एक माहौल होता है, मतदान भी कम होता है, तो हमने आह्वान किया है कि केदारनाथ के अंदर केदारनाथ के देवतुल्य स्वरूप को और विस्तार रूप देने के लिए, मोदी जी को समर्थन देने के लिए, पुष्कर धामी जी द्वारा जो काम उस क्षेत्र में किए गए उन कार्यों को और समग्रता के समर्थन देने के लिए बड़ी संख्या में जो प्रवासी मतदाता है वो भी केदारनाथ के मतदान के लिए पहुंचे। इसलिए हमारी बैठक में मैं विश्वास कर सकता हूँ 1200 से अधिक लोग दिल्ली से पहुंचने वाले हैं। 370 की सूची ये लुधियाना की बनी है, 412 के आसपास सूची हमारी चंडीगढ़, हरियाणा से बनी है, तो लगभग 2 से 2,500 मतदाता ये जो केदारनाथ विधानसभा का क्षेत्र का मतदाता प्रवासी के रूप में था, वो सब लोग आकर केदारनाथ क्षेत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी पर मतदान करेंगे। एक अच्छा माहौल होगा और मैं कहता हूँ सबसे रिकॉर्डतम मतों से जीतने वाली विधानसभा उत्तराखंड के अंदर केदारनाथ होने वाली है।
देहरादून के आशा रोड़ी में एक बड़ा हादसा सामने आया है, जहां बेकाबू कंटेनर ने 4 वाहनों को टक्कर मार दी। वहीं हादसे में यूटिलिटी सवार व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं उनका बेटा गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। वहीं 2 अन्य लोगों को भी चोटें आई है। पुलिस के मुताबिक बुधवार देर रात एक कंटेनर देहरादून से सहारनपुर जा रहा था, उसे रोकने का प्रयास किया गया तो वह बेकाबू हो गया। वहीं हादसे में यूटिलिटी में बैठे पिता पुत्र वाहन के नीचे दब गए, जहां 55 वर्षीय सुखदेव निवासी सहारनपुर की मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस ने घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया। देखो मैं बताता हूँ इस एक्सीडेंट का सबसे बड़ा कारण जी मैं उधर से आ रहा था सहारनपुर की साइड से। इस केस का सबसे बड़ा कारण जो है, यहाँ जो सेल टैक्स वाले खड़े रहते हैं वो है। उसकी वजह ये है कि उन्होंने सब्जी वाले को हाथ दिया, बिल्कुल सही नॉर्मल ट्रैफिक चलता आ रहा था नॉर्मल स्पीड से। उस टैंकर की स्पीड जरूर तेज थी, लेकिन वो बिल्कुल नॉर्मल स्पीड में नॉर्मल ट्रैफिक चलता आ रहा था। अगर वो सब्जी वाले को ना रोकते तो ये एक्सीडेंट नहीं होता। उन्होंने सब्जी वाला पेठा भरा हुआ था जिसमें। हाँ, उन्होंने सब्जी वाले को डंडा दे के रोका। अच्छा। ऐसे डंडे से उसके आगे उसने ब्रेक मारे, पीछे से मैंने ब्रेक मारे, ठीक है ना। उसके बिल्कुल जस्ट पीछे में था, मेरे जस्ट पीछे ये टैंकर था। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।